हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस कोड 317 क्लास 12th के लिए। चैप्टर 10th है ये और चैप्टर का नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन बताई गई है यहाँ पर कि यूनियन एग्जीक्यूटिव होती क्या है। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यानी कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर। द गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल इज कॉल्ड, जो सेंटर लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, यानी कि 3 अंग हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकंड है लेजिस्लेचर और थर्ड है जुडिशरी। ये 3 इसके ऑर्गन हैं। और जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यानी कि सारे के सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर के फुल नोट्स चाहिए तो आप इस साइट पे विज़िट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप पे आप 9818338459 पर व्हाट्सएप करके इसके फुल नोट्स को, इस पूरी बुक के फुल नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यानी कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, जो कि हेड है स्टेट का, यानी कि पूरे कंट्री का हेड है, वो इलेक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की, कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, 35 ईयर्स तक का होना चाहिए, और क्वालिफाइड करता हो लोकसभा को, शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा। और ऐसा होना चाहिए जो क्वालिफाई करता हो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और किसी भी लाभ के पद पे, यानी कि किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पे वो होना। तो एक क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, जो कि आर्टिकल 58 में लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है प्रेसिडेंट का। इलेक्शन प्रोसीजर को प्रेसिडेंट के आर्टिकल 54 में दिया गया है, लिखा गया है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इलेक्ट्रॉल कॉलेज द्वारा कराया जाता है, जिसके अंदर लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर बना दिया गया है ओनली नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो आपको याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के दिल्ली पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स में शामिल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के, यानी कि इसके मेंबर नहीं होते काउंसिल वाले। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली पुदुचेरी हो गई, और यहाँ पर जो काउंसिल्स हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के में स्टेट कौन कौन से आते हैं। 6 स्टेट्स आते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से 6 स्टेट हैं। और जब इतना आपको पता चल गया है कि कौन कौन शामिल होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो मेथड ऑफ इलेक्शंस क्या होता है। मेथड ऑफ इलेक्शन को आर्टिकल 55 में लिखा गया है, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम द्वारा होता है, जिसमें सेंटर के 776 एमपी होते हैं और स्टेट के 4120 एमएलएस होते हैं। अगर
ये एक एक वोट करें तो यहाँ पर स्टेट के एमएलए के वोट ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अपनाया जाता है, जो आप आगे देखेंगे कि अब क्या करा जाता है इसको इक्वल करने के लिए। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला एज गिवन बिलो। इस फॉर्मूले के जरिए देखो आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ले ली जाती है स्टेट की, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिए जाते हैं और उसको फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड करा जाता है, बाद में 1000 से भी उसको डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से एक मेंबर का उसमें वोट निकलता है, मत निकलता है। द वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी का कैसे निकलेगा, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट्स हैं सारी की सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उसको ऐड किया जाता है। फिर उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको जितने भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जितने भी टोटल हैं उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है ऊपर वाले को। इस तरीके से एक एमपी का वोट निकलकर सामने आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए का एक वोट किसके बराबर होता है, कैसे निकलता है एमएलए का एक वोट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कि टोटल पॉपुलेशन स्टेट की जो है उसको नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जितने इलेक्टेड मेंबर हुए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, इन सबको जोड़ के स्टेट की पॉपुलेशन को उससे डिवाइड करके 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक एमएलए का वोट की वैल्यू निकलती है। और ऐसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि अगर आपको वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निकालनी है, यानी कि एक वोट निकालना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कि उसकी कितनी वैल्यू है, तब टोटल नंबर ऑफ वोट्स और मेंबर ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो इलेक्टेड है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो आपने पढ़ा, अभी मैंने आपको पढ़ाया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये, जिसमें 776 एमपी थे और 4120 एमएलएज होते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए ये फॉर्मूले लगाए जाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि विधानसभा के जब यानी कि जब एमएलए वोट दे तो ज़्यादा हो जाए और एमपी तो कम होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले को लगा के उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है। क्या पढ़ा आपने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि राज्यसभा में के जो 12 मेंबर होते जो इलेक्ट होकर आते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। ठीक है, जो 12 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। फिर आती है बात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक इसमें सीक्रेट बैलेट के द्वारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसमें ईवीएम मशीन का यूज़ नहीं होता है। इसमें किसका यूज़ होता है, बैलेट का, यानी कि जो पर्चे डाले जाते थे एक समय में, एक बॉक्स के अंदर पर्चे डाले जाते हैं, बैलेट डाला जाता है, बैलेट पेपर के द्वारा इसके अंदर अपने वोट किए जाते हैं। इसको इससे समझ सकते हो आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होता है। सपोज करो ये पर्ची दी जाती है और ऐसे ही दी जाती है फॉर्म, तो इसके अंदर कोई कैंडिडेट एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है। इस तरीके से फर्स्ट वोटर जो भी है होगा वो किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस दे रहा है, वो जेड कैंडिडेट को फर्स्ट पे रखना चाहता है और एक्स को 2 पे और वाई को 3 पे। ऐसे ही 2 एक्स को फर्स्ट पे रखना चाहता है, यानी कि ये प्रेफरेंस दे रहा है फर्स्ट को,
वाई को 3 पे और जेड को 2 पे। ऐसे ही थर्ड दे रहा है एक्स को 2 पर, वाई को 1 पर प्रेफरेंस दे रहा है और जेड को 3 पे। इस तरीके से वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी बैलॉट उसके जो बॉक्स होता है जिसके अंदर पर्चे डाले जाते हैं, उसके अंदर डाले जाते हैं जो भी पर्चे। अब हमें तो जिताना एक को ही है। अब इनमें तीनों में से माना किसी भी 3 कैंडिडेट में किसी एक के कम आते हैं, सपोज करो ये बीच वाले के कम आते हैं, तो ये दोनों बचते हैं, वोट 1 और वोट 3 ये वाला बचते हैं। तब इनके वोट किसको जाएंगे, जैसे कि एक्स है, एक्स को नंबर 1 पे डाल रखा है, तो एक्स नंबर 1 पे डाल रखा है तो किस पे चला जाएगा, या जिस पे वाई 3 पे डाला है प्रेफरेंस वाले पे चला जाएगा, यानी कि वाई पे ये चला जाएगा। इस तरीके से बैलॉट पेपर पे यानी कि कैंडिडेट पे 1 2 3 लिख कर कि हम पहले नंबर पे इसे पसंद करते हैं, दूसरे पे इसे, तीसरे पे इसे, इस तरीके से वोट करे जाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंदर। और ये भी बात है कि प्रेसिडेंट के पास 50% वोट का होना ज़रूरी होता है। अगर 50% वोट प्रेसिडेंट को नहीं आते, 50% प्लस में 1 यानी कि एक ज़्यादा, तब उसको विजयी घोषित नहीं किया जाता है, यानी कि उसको जीता हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये था सिंगल ट्रांसफर वोट जो कि सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है इस तरीके से। फिर आती है बात काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये अभी आपको समझाया था, ये वही है कि इलेक्ट्रल कोटा क्या होता है, इसके अंदर 50% वोट लाना जरूरी है प्रेसिडेंट का, एक ज़्यादा हो या ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 50% इसकी क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 50% टोटल वैलिड वोट्स लाने होते हैं। और प्रेफरेंसेस आपको अभी बताई मैंने यहाँ पर, इस तरीके से प्रेफरेंसेस दी जाती है कि अगर वो फर्स्ट टाइम में नहीं जीतता फर्स्ट प्रेफरेंस में तो सेकंड में जीतेगा, सेकंड में नहीं जीतता तो तीसरे थर्ड में जीतेगा। तो इस तरीके से प्रेफरेंस के हिसाब से जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी तो उस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन में यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और ये सब शामिल होते हैं। फिर प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसमें एमएलए का वोट और एमपी का वोट निकाला जाता है, वैल्यू निकाली जाती है उसके वोट की। फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जैसे ये सिखाया बताया था आपको मैंने। तो फिर यहाँ पर 50% लाना ज़रूरी है। और प्रेफरेंसेस जैसे कि यहाँ पर ABCD है, अगर तो ABCD में से ए को फर्स्ट कैंडिडेट ए बारी में नहीं जीता तो बी बारी में जीतेगा, यानी कि फर्स्ट ए बारी में अगर उसके 50% वोट नहीं आया तो बी बारी में भी जीत सकता है, बी में नहीं आया तो सी टाइम जीत सकता है, यानी कि थर्ड टाइम जीत सकता है। तो इसी को ही प्रेफरेंसेस कहा जाता है। फिर आती है प्रेसिडेंट टेन्योर और रिमूवल क्या होता है। आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 56 के अंदर है। इसके अंदर जो बताया गया आर्टिकल 56 बताता है कि प्रेसिडेंट को 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है और कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टाइम प्रेसिडेंट बन सकता है, थर्ड टाइम प्रेसिडेंट वो नहीं बन सकता है। तो कौन बताता है, ये आर्टिकल 56। फिर है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। ठीक है, तो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेष अधिकार, खास अधिकार दे रखे हैं प्रेसिडेंट को। तो फर्स्ट तो यह है कि प्रेसिडेंट कोई आंसरेबल नहीं होता है एनी कोर्ट पर, यानी कि उसको द प्रेसिडेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए कोई आंसरेबल नहीं है प्रेसिडेंट, कोर्ट को देने के लिए कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है, आंसरेबल नहीं है। सेकंड है कि द प्रेसिडेंट कैन नाइदर बी अरेस्टेड नॉर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट हिम इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उसके टेन्योर के दौरान प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी आस्क्ड टू प्रेजेंट इन एनी कोर्ट फॉर लॉ ड्यूरिंग हिज टेन्योर।
यानी कि प्रेसिडेंट को किसी भी कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता है उसके टेन्योर में। अ प्रायर नोटिस ऑफ 2 months टाइम इज टू बी सर्व बिफोर इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल केस अगेंस्ट हिम। अगर कोई सिविल केस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट होता है तो प्रेसिडेंट को 2 months बिफोर बताना होगा इसके लिए। तो ये है इनके कुछ विशेष अधिकार। और रिमूवल क्या है, आर्टिकल 61 उनको रिमूवल के लिए बताया गया कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जाता है। तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट को हिंदी में कहा जाता है महाभियोग, यानी कि बहुत बड़ा वो लगा दिया आरोप। तो इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। पार्लियामेंट में तो जो महाभियोग है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, पर प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले ही बता देना होगा, नोटिस देना होगा 14 days बिफोर नोटिस टू प्रेसिडेंट कि उन पर महाभियोग लगाया जा रहा है। अगर महाभियोग से पहले यानी कि इम्पीचमेंट से पहले ही प्रेसिडेंट खुद ही अपना त्यागपत्र दे दे यानी कि रिज़ाइन कर दे तो तब महाभियोग नहीं लगाया जाता है, इम्पीचमेंट नहीं लगाया जाता है। पर अगर वो महाभियोग में यानी कि अपना रिज़ाइन नहीं देते हैं तो इम्पीचमेंट लाया जाता है और 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को बता दिया जाता है। और ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों में लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा के अंदर पहले लाया गया, इम्पीचमेंट के लिए लाया गया है राज्यसभा के अंदर सबसे पहले, तो राज्यसभा किसको देगी है, लोकसभा को। फिर लोकसभा उसको पास करेगी, तब जाके इम्पीचमेंट लग जाएगा प्रेसिडेंट पे। इस तरीके से प्रक्रिया है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, किस तरीके से हटाया जाता है प्रेसिडेंट को। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए तो तब क्या हो, अगर उनकी डेथ हो जाए, चाहे वो रेजिग्नेशन दे दे, रिज़ाइन दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट उनकी सीट को संभालेंगे। कितने मंथ के लिए, 6 months के लिए, यानी कि इससे ज़्यादा वो प्रेसिडेंट की सीट्स को नहीं संभाल सकते हैं। प्रेसिडेंट की सीट्स को कौन संभाल सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, ओनली फॉर 6 months, नॉट मोर देन 6 months, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं संभाल सकते हैं। तो अगर फिर उसके बाद अगर न्यूली इलेक्टेड कोई प्रेसिडेंट आता है तो अपनी वो सीट 5 years के लिए संभालता है, फुल टर्म के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैप्टर के फुल नोट्स को चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और परचेज़ कर सकते हैं इस बुक के फुल कोर्स को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या इस साइट पे जा सकते हैं आप। और ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और या प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका डाल दूंगा, सेकंड का भी फुल इसकी जो भी वीडियोस बनाई गई है उसको।